पहली बात तो हम समझें कि इन्हें यहाँ आने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। यहाँ जो मजदूर आए, और आप देखिए इनकी तस्वीर दिखाइएगा, ये कोई ग्रेजुएटी पेंशन वाले मजदूर नहीं हैं, ये कोई स्कूटी पे जाने वाले मजदूर नहीं हैं। इस देश की अंतिम पायदान पे खड़े हुए मनरेगा के मजदूर, यानी कि जिसे कोई मजदूरी नहीं मिलती, वो मनरेगा का काम करता है। ये यहाँ पे पक्की नौकरी मांगने नहीं आए, अपनी प्रमोशन और पेंशन मांगने नहीं आए, अपना DATA मांगने नहीं आए, ये कहने और मजदूरी मांगने भी नहीं आए। ये तो सिर्फ इतना कहने आए हैं कि भाई हमने जो काम कर लिया उसकी मजदूरी तो हमें दे दो। इस देश में आज की तारीख में 5,291 करोड़ रुपया इन गरीब मजदूरों की मजदूरी दबा के सरकार बैठी हुई है। आप सोचिए, कोई ठेकेदार ऐसा करे, मजदूरों की मजदूरी दबा के बैठे, तो हम क्या कहेंगे? चोर है। अगर कोई कंपनी मजदूरों की मजदूरी दबा के बैठे, हम कहेंगे निर्दयी, तुझे दया नहीं आती, मजदूरों की मजदूरी दबा के बैठता। और ये भारत सरकार 5,000 करोड़ रुपया इन मजदूरों की मजदूरी दबा के बैठी हुई है, और इन्हें दिल्ली आना पड़ रहा है। जिनके पास जेब में एक पैसा नहीं, उन्हें दिल्ली तक आना पड़ रहा है सिर्फ ये बात कहने के लिए। शर्म आनी चाहिए। और इस आंदोलन, इस मांग को लेके कि हाँ मजदूरी दी जाए और हर पंचायत में काम खोला जाए, लोगों को काम करने के लिए दिया जाए। जो कानून इस देश की संसद पास कर चुकी है, उस कानून को लागू करवाने की मांग है, और कुछ भी नहीं है। आप बताइए कितना दुखद स्थिति है इस देश में कि मजदूरों को वो मांगना पड़ रहा है। क्या ये सफल होंगे? मैं समझता हूँ ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए सवाल है। क्या हमारे देश का लोकतंत्र सफल होगा? क्या हमारे देश में लोकतंत्र बचा है? जिस देश में लोकतंत्र बचा हो वहाँ तो इनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए, लेकिन ये संघर्ष जारी रहेगा। आज यहाँ पे कर रहे हैं जंतर मंतर पे, इस सवाल को सुप्रीम कोर्ट भी लेके जाएंगे। प्रशांत भूषण ने कल आके कहा है, ऑलरेडी पिटीशन स्वराज अभियान की वहाँ पे रखी हुई है, और जिस भी फोरम पे, जिस भी मंच पे, जहां भी जरूरत हो, इस आवाज को उठाया जाएगा। सर, आंदोलन कोई भी हो, नारा एक ही रहता है, हम दो हमारे दो। किसान आंदोलन से ये नारा उठा, कंपनी की सरकार बताई गई, और अब यहाँ भी आज आपने उसी का जिक्र किया कि हम दो हमारे दो, यानी कि सबके हकों का पैसा सिर्फ दो लोगों पर लुटाया जा रहा है। ये इल्जाम आखिर हर तबका क्यों लगाता है? क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, क्योंकि अडानी जी की संपत्ति, पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, इस देश का हर परिवार गरीब हुआ, आप सबका भी परिवार का पैसा कम हुआ होगा, और अडानी की संपत्ति 60,000 करोड़ से बढ़ के 8 लाख करोड़ हो गए। भाई क्या जादू किया उन्होंने? कहीं ना कहीं उनके दिल्ली वाले दोस्त का कमाल है, और ये बात इस देश के हर घर को, हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। आज मनरेगा मजदूर भी यही सवाल पूछता है, संगठित क्षेत्र का मजदूर भी यही सवाल पूछता है, कर्मचारी भी यही सवाल पूछता है, किसान भी यही सवाल पूछता है कि क्या बात है, हमारे लिए पैसा नहीं है। सारा कुछ पैसा क्या अडानी की जेब में जाएगा, अंबानी की जेब में जाएगा? इसलिए हम दो हमारे दो आज इस देश के अंतिम व्यक्ति के कंठ से निकलने वाला स्वर है। 5G स्पेक्ट्रम का जब नीलामी हुई है, उसमें भी अडानी अंबानी आगे रहे, तब जिनके पास पैसा है भी तो वही करेंगे। जब कांग्रेस के ज़माने में 2G की नीलामी हुई थी और उससे 2 लाख करोड़ नहीं मिला था, तो बीजेपी ने कहा था चोर हैं। अब उसके 10 साल बाद 5G की नीलामी होती है, 1.5 करोड़ मिलता है। अब आप बताइए क्या मामला है? और केवल 3 को क्वालिफाई किया, बाकी को अप्लाई भी करने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम दो हमारे दो का खेल है इस देश में, और अब इस देश का हर मजदूर इस बारे में जागृत हो गया। लेकिन एक चीज़ और जागृत हो रही है सर, वो है हिंदू राष्ट्र की भावना। ये भी लोगों में हर वक्त जागृत हो रही है। हिंदू राष्ट्र का सवाल वो लोग उठाते हैं जो कि किसान और मजदूर की आवाज़ दबाना चाहते हैं। ये जो महिलाएं बैठी हैं यहाँ मजदूर, जरा चेक कीजिए कितने हिंदू हैं इसमें से। मैं समझता हूँ 90% हिंदू ही होंगे, और कहाँ से आएंगे, है ना? क्या ये हिंदू राष्ट्र इनको मजदूरी नहीं दे सकते?
क्या हिंदू राष्ट्र की बात मैं कहता हूँ, चलिए आपने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करना, मत कीजिए। आप तमाम खामियां हैं सरकार में, लेकिन फिर भी वोट तो मिल रहा है ना उनको। देखिए, ऐसा है कि पहले इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बनाइए, फिर बताइए कि किसने इलेक्शन जीता है। इलेक्शन कमीशन बंदी ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। आपका एक इलेक्शन कमीशन का एक मेंबर कुछ बोलता है लवासिया, तो उसको आप उसके बीवी के खिलाफ रेड करवा देते हैं। आपकी इलेक्शन कमीशन 8 फेज में क्यों इलेक्शन करता है? यूपी जैसे स्टेट में क्यों इलेक्शन इतने अलग अलग टाइम पे होते हैं? और ये जो ईवीएम्स पूरी दुनिया में बैन कर दिए गए हैं, हमारे देश में क्यों उसके पीछे पड़े कि ईवीएम से ही होगा? 20 लाख ईवीएम आपने, 40 लाख ईवीएम आपने ऑर्डर किए और ये सारी रिसीट्स हैं, और 20 लाख का कोई रिसीट नहीं है। 20 लाख गायब है, उनका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? कौन लोग जाके वो जो ईवीएम में जो अपलोड करते हैं, ये जो वीवीपैट का जो प्रोग्राम अपलोड करते हैं, वो हैं कौन लोग? वो प्राइवेट लोग हैं। तो क्या आप किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं? कोई भी मशीन है, आपके पास फ़ोन है, जो आप प्रोग्राम करोगे उसी तरह से आएगा उसमें नतीजा। कोई भी मशीन को प्रोग्राम करके नतीजा आप कर सकते हैं। जब हमारा भरोसा नहीं है इस पर, जनता का भरोसा नहीं है, तो आप बैलेट पेपर से कराने से क्यों डरते हैं? आप बैलेट पेपर से इलेक्शन कराइए, फिर देखिए क्या होता है। मानती हूँ कि आपने लोगों को नफरत की आग में डाल के धोखे से आप वोट पा सकते हैं, लेकिन फिर भी आम जनता, सारी जो भीड़ थी यूपी में, वो अपोजिशन लीडर्स के लाखों की तादाद में रैलीज थी, और इनके यहाँ कौवे बोल रहे थे, लेकिन वोट सारा उधर कैसे चला गया? एग्जिट पोल निकाल दिया, फिर लोग कहते हैं हाँ शायद होगा, हमें पता ही नहीं चला। ऐसे नहीं होता है। बिहार में भी यही हुआ, यूपी में भी यही हुआ। हम ईवीएम पे भरोसा नहीं करते हैं। मैं एज ए नागरिक, मैं जानना चाहती हूँ मेरा वोट कहाँ गया। मैं भरोसा नहीं करती हूँ उस मशीन पे। मुझे देखना है कि मेरा आप बैलेट पेपर निकाल के, वीवीपैट स्लिप निकाल के क्यों नहीं दिखाते हैं वोटर को? ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में। आज सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत ही नहीं कहने की कि जो हमने 2013 में कहा था वो अब करके दिखाओ। यानी कि आप वीवीपैट स्लिप निकलती है, उसको दिखाइए वोटर को और दूसरे डब्बे में डालिए, तभी हमें भरोसा होगा कि जहां हमने वोट किया, वोट वहीं गया। कि लोकतंत्र का हाल बहुत ही ख़राब हो रहा है, और हमारे संविधान के जितने भी वैल्यूज़ हैं, है ना, वो सब खतरे में पड़ गए हैं। पूरी डेमोक्रेसी खतरे में पड़ी है। ऐसा नहीं है कि शुरू से बहुत कुछ अच्छा था। जब हमको एक तरह से आज़ादी, हमें पॉलिटिकल आज़ादी मिली थी, तब देश में हम लोग की कास्ट सिस्टम और पेट्रियार्की और फ्यूडलिज़म, गैर बराबरी की वजह से लोकतंत्र के जो फल होते हैं वो सबको नहीं हासिल थे, है ना। लेकिन कोशिश ये थी उस टाइम पे कि एक संविधान ऐसा बने, और बना। बाबा साहब ने उसके नेतृत्व उसका किया कि एक उम्मीद सारे साथियों को हो, हमारे पूरे सारे नागरिकों को हो कि हमें आगे जाके हमें ये लोकतंत्र के जो फल है वो हमको भी मिलेगा, क्योंकि हमें शिक्षा मिलेगी, हमें रोज़गार मिलेगा, हमें बराबरी मिलेगी, हमें बराबर का हक मिलेगा, और किसी भी रिलीजियस या रीजनल या कोई और बेसिस पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। उस टाइम पे आपको याद है कि संविधान में ये लिखा गया था कि जो लोग पिछड़ गए हैं, क्योंकि हमारे देश में सदियों से कास्ट सिस्टम थी, तो जो एससी हैं, एसटी हैं, एसटी जो ट्राइबल्स, क्योंकि वो बाहर हो गए देश के, और उनका आंकड़ा भी तय किया गया कि इतने हैं 15%, 7.5%, तो उनके लिए रिजर्वेशन होगा, क्योंकि वो अपने आप उठ के नहीं आ पाएंगे, तो वो रोज़गार में, वो शिक्षक संस्थाओं में, ताकि उनको हम लोग सही मायने में हम डेमोक्रेटिक राइट्स उनको दिलवा सकें। और ओबीसी के लिए बहुत बाद में आया, वो 52% 1930 में तय हुआ था, उसके बाद कोई सेंसस ही नहीं हुआ। तो आप देखिए कि देश की जो मैक्सिमम जनता है 52% अगर वो मान के हम चलें, और 25%, तो अब 75% से ज़्यादा 80% के करीब आपकी जनता सारे जो फ्रूट्स और जो हमारी जो पूंजी है देश की, उससे महरूम रहे हैं। अब भी आप देखेंगे कि क्या रिप्रेजेंटेशन है हमारे आदिवासियों का, हमारे अल्पसंख्यकों का, हमारे SC ST OBC का, हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में, शिक्षा संस्थाओं में, रोज़गार में, सरकारी रोज़गार में क्या रिप्रेजेंटेशन है? ना के बराबर है, मैं बताऊँ आपको। तो ये जो न्याय की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ती है। कोई आपके ऊपर मेहरबानी करके नहीं देता है। यह देश का एलीट जिसको पॉलिटिकल पावर मिला था अंग्रेज़ों से, वो अपने ही फ़ायदे में फिर ये चला रहा। मैं भी उसका हिस्सा हूँ।